नमस्कार, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, आप कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी और जुड़े नहीं मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कीजिए। फेसबुक फॉलो कीजिए, तभी तो आपको बढ़िया बढ़िया टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेगा। तो आपको मैं मध्य पाषाण काल मतलब पाषाण काल जो प्राक इतिहास था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। प्राक इतिहास काल में मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण काल बताया था। नव पाषाण काल में लोग खेती करना सीख लिए थे, पहिए का आविष्कार हो गया था, आग का खोज पूरा पाषाण में हो गया था, अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार आपका मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल से ही लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहला जानवर कुत्ता था जिसको पाला गया था। खेती उसके बाद नव पाषाण काल में खेती किया जाना शुरू कर दिया, अस्थाई बंदोबस्त हो गया। अच्छा, चित्रकारी वो लोग पूरा मध्य पाषाण काल में ही सीख गए थे। वो लोग खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश का मतलब अभी यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे रुके हैं, इसके बाद जब यहाँ का खाना खत्म हो गया तो कहीं और चले गए जहाँ पे खाना है। वहां वो लोग फलकंद या मांस खाते थे, शिकार करते थे, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाया करते थे। ये सारा का सारा हम लोगों ने प्राक इतिहास काल में पढ़ चुका है। इसका मैं 2 वीडियो अपने YouTube पे अपलोड कर दिया हूं। आप पूरा का पूरा उसे पढ़कर सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं आगे प्राक इतिहास के बाद आदि ऐतिहासिक काल में। किस काल को जानेंगे हम लोग? आदि ऐतिहासिक काल। ये आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये आखिर क्या था? मैंने बताया था प्राक इतिहास काल के लोग पढ़े लिखे एकदम नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या पढ़े और क्या लिखे किसी को आज तक ये समझ में नहीं आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्राक इतिहास काल के लोग पढ़े लिखे थे, तो आंसर आना चाहिए यस। लेकिन अरे आंसर कैसे यस देगा भाई, ये कर दिया ना वो उल्टा बात। प्राक इतिहास काल के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आदि इतिहास काल के लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या पढ़े लिखे ये आज तक कोई जानता नहीं है। समझ में आ गया? प्राग इतिहास काल के बाद आदि इतिहास काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता जानेंगे? सिंधु सभ्यता। यहाँ पे ये लोग क्या लिखे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अच्छा, मैं बता दूं कि इस काल का साक्ष्य हम लोगों को ये हड़प्पा से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। या मोहनजोदड़ो से एक हमको डायलॉग बड़ा बढ़िया याद आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल। एक दिन वो लोग दौड़ रहे थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो भीड़े कुछ ज्ञान देता है। हाँ, शरीर ये व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जेठालाल यहाँ पे कहता है कि क्या बात करते हो भाई, ये आज का बात थोड़ा ही ना है, ये तो उस समय का बात है। बोल किस समय का बात है? बोल मोहनजोदड़ो के समय का बात है। मोहनजोदड़ो ये कौन है भाई? मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये भीड़े भी यहाँ पे कंफ्यूज। जेठालाल का बातें अलग है, अब उसका प्रोफेशन वो मतलब एक कॉमेडी की दुनिया में बड़ी हस्ती बन चुके हैं जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी। खैर, हम लोग जानते हैं ये आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ के लोग एकदम पढ़े लिखे नहीं थे। सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे लोग बसे थे आके, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये किस नदी के किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसने की वजह से क्या कहते हैं इसको? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत है? अब हम लोग जानते हैं इस काल की लिपि पढ़ी लिखी नहीं जा सकती, जो मैं आपको बता चुका हूं। लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन आज तक इतना हिम्मत किसी के अंदर नहीं हुआ कि क्या लिखा गया है ये पढ़ सके।
बहुत सारी लिपियां मिली हैं, लेकिन ये लिपि को आज तक पढ़ कोई नहीं पाया है। जानकारी का मुख्य स्रोत यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य, प्रमुख सभ्यता और सिंधु सभ्यता। पुरातात्विक साक्ष्य और सिंधु सभ्यता, यहाँ से बहुत सारी चीज हम लोगों को जानने को मिलता है। खैर, अगर बात करें हम सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता देखिए, सिंधु नदी के किनारे यह विकसित हुआ था। अभी मैंने बता दिया, सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। आगे भाई, अब बताओ हिस्ट्री है, समझना चाहिए कि कितना, एक तो ऐसे डेट याद नहीं होता है, उसमें ऊपर से वो लोग नए नए लोग आ रहे हैं और इसको उलझते जा रहे हैं। अभी आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी जो झारखंड से कोई हमें देख रहे हैं, जो अभी इस वर्ष 12 में गए हैं, उसका पहला चैप्टर यही है। आप इसे देखते चलिए, आपका इंपॉर्टेंट बनेगा ये। तो झारखंड जैक बोर्ड आर्ट्स वाले हिस्ट्री जो लिए हैं वो। खैर, एनसीईआरटी आपका बुक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे 2500 नहीं 2600 ईसा पूर्व डेट दिया गया है, और 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। लेकिन पहले जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। ताम्रपाषाण को 2500 ईसा पूर्व तक बताया गया, 3000 से 2500, और ये उससे पहले सिंधु सब आपका नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, वो सब है। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता की समय है, इसमें हो गया है तर्क वितर्क। अब भाई देखो, हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जो काल था उसको तो हम लोग देखे नहीं, जो हुआ है वो हम लोग देखे नहीं है, बस जो बता दिया जा रहा है वो हम लोग मान ले रहे हैं। समझ में आया? तो पहले इसका डेट 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता था, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी ये कहता है कि ना, इसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो आपको जो डेट याद रखना होगा वो डेट याद रखिएगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, 2600 ईसा पूर्व टू 1750 ईसा पूर्व। झारखंड से मुझे एक बात याद आया, झारखंड से मुझे एक बात क्या याद आ रहा है कि अभी विष्णुगढ़ हजारीबाग में एक बलात्कार का मामला आया है। सुमन 12 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ घिनौने तरीके से बलात्कार किया गया और बाद में मार दिया गया। देखिए, धरती पे मां का दर्जा सबसे बड़ा रखा गया है, लेकिन अब ये लव अफेयर जो आ रहा है वो एक मां को हैवान, प्रत्येक साल ये इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली है कि एक मां अपनी बच्ची को या अपने बेटे को या अपने पति को मार दी है। क्यों? अपने प्रेमी के वजह से। जो झारखंड का घटना है वहां पे यह कहा गया कि उसकी मां अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई थी, जिसे वो सुमन ने उनको देख लिया था। अब इस चीज को छुपाने के लिए उसकी मां ने षड्यंत्र रचा, बेटी के साथ बलात्कार करवाया और फिर मार दिया। मुझे डाउट भी होता है क्या सच है क्या नहीं, अभी तक की जानकारी में यही सच निकल के आया है। और अगर यही सच है तो जो मां का दर्जा, जो मां का ये नाम अभी तक बना था, चंद लोगों के वजह से मां का नाम मिट्टी में मिला दिया जा रहा है और मिल जाएगा। ऐसा घिनौना हरकत नहीं होना चाहिए जिस तरह से विष्णुगढ़ सुमन के साथ हुआ है। और बलात्कार का मामला तो जब भारत में आए दिन आते जा रहा है, सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम इसमें उठानी चाहिए। खैर, सिंधु नदी के किनारे विकसित ये हुआ था, जिसका टाइम पीरियड या तो आप 2500 जिसका बुक में जो है भाई वो याद रख लेना, एनसीईआरटी 2600 से 1900 ईसा पूर्व कहता है, वही ऐसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कहता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का था। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से था, क्योंकि देखिए यहां पे है मांडा गुजरात में, पाकिस्तान आ जाता है आपका
पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर, जो अभी फिलहाल बलूचिस्तान में है। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। सुतका गेंडोर यहाँ है मांडा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और यहाँ पे नीचे दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो बताइए अगर इसका सिंधु सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार। देखिए इसका जो एरिया था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, एरिया, इसका एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत का क्षेत्रफल बात करें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका हम बात करें सिंधु सभ्यता का तो इसका आ जाता है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा यहाँ पे 300 से भी ज्यादा स्थल पाए गए हैं, 300 से भी ज्यादा स्थल पाए गए हैं, जैसे लोथल हो गया, बुरजोम हो गया, अलग अलग बहुत सारे जगह, मांडा हो गया तो जम्मू कश्मीर में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, दैमाबाद, आलमगीरपुर, इस प्रकार से 350 स्थल यहाँ पे पाए गए हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो सिर्फ 200 स्थल ओनली फॉर गुजरात में है, लोथल गुजरात में, अन्यथा बहुत सारे चीज हैं जो कि गुजरात में है, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। यहां तक सबको याद हो गया है। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी आकार त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ किमू कुल, यहाँ किलोमीटर कुल, तो ठीक है। स्थल कितना, 350, लगभग सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए हैं, गुजरात में। कितना, 200 लगभग। आगे अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका ये क्या है, विस्तार, इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ। अगर मैं बात करूं इसका विस्तार का, इस तरह से बना होगा। यहां पे आपको मिलेगा मांडा, क्या मिल जाएगा, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में मेरे लिए ये है। इसके बाद इधर मिल जाएगा आपको सुतका गेंडोर, सुतका, सुतका गेंडोर, इसके बाद मांडा, सुतका गेंडोर, नीचे आ जाएगा आपका ये आपका दैमाबाद, दैमाबाद। तो साउथ में, दक्षिण में कौन सा राज्य, कौन सा जगह था, दैमाबाद। उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये याद रखिएगा। दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये उत्तर में मांडा, और ये पूरब में आलमगीरपुर। आकार कैसा था इसका आपको बता दिया गया है, त्रिभुजाकार। याद कैसे रखेंगे, सम एडी, सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडी, सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडी, एड कहते हैं ना भाई। सम मतलब जोड़, जोड़ को इंग्लिश में एड कहते हैं। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, आ से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद। आप ये हड़प्पा सभ्यता का वो क्षेत्र को कैसे याद रखेंगे, तो सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, ये शॉर्ट पॉइंट हो गया इसका, और उसका वो क्षेत्रफल याद रखने की वजह से या फिर बाउंड्रीज याद रखने की वजह से। सम, स से सुतका गेंडोर कहां पे, पाकिस्तान, म से मांडा जम्मू कश्मीर, ए से आलमगीरपुर कहां पे, आलमगीर कहां, उत्तर प्रदेश, डी से दैमाबाद कहां पे, महाराष्ट्र में। ये इतना आप याद करके रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कौन सा जगह किस नदी के किनारे था। जैसे सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे, मांडा किस नदी के किनारे,
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, दैमाबाद किस नदी के किनारे। तो आप याद रखिएगा कि ये है डी, आप इसका भी शॉर्ट पॉइंट याद रख सकते हैं। डच है पर भारत में, डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डच है पर भारत में नहीं। जैसे सूत्का-गेंडोर किस नदी के किनारे, तो दस्क नदी के किनारे। सूत्का-गेंडोर किस नदी के किनारे, तो दस्क, ड से हो गया आपका दस्क, दस्क नदी के किनारे। अगर वही मैं बात करूं मांडा, आपको बता दें कि मांडा जम्मू कश्मीर में है, और मांडा ये जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे भी है, चिनाब नदी। तो च से क्या हो गया, चिनाब नदी। हाई से आपको कुछ लेना देना नहीं है, हाई से आपको कुछ लेना देना है। ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी। और ये डी से दैमाबाद, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है, परवरा नदी। कौन सी नदी, परवरा। कौन सी नदी, परवरा। देखिए वापस एक बार देखिए, सम, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए, सम ए डी। अभी मैंने बताया ये, स से सूत्का-गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। सूत्का-गेंडोर पाकिस्तान में, म से मांडा आपका उत्तर जम्मू कश्मीर में, ये हो गया आपका वेस्ट साइड, ये हो गया नॉर्थ साइड, ये वाला हो गया ईस्ट साइड, और ये वाला हो गया साउथ साइड। साउथ में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में। आगे देखिए, अगर ये सूत्का-गेंडोर का मैं बात करूं तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये है दस्क नदी के किनारे, दस्क नदी, इसीलिए हम ड लिखे हैं। मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब, इसको मैंने सिर्फ च लिखा था, इसको मैंने क्या लिखा था, सिर्फ और सिर्फ च लिखा था। च से क्या होता है, चिनाब, चिनाब। इसके बाद ए से क्या होता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हमारा हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। आगे मैं बता दूं दैमाबाद, डी से क्या होता है, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो यह है परवरा नदी, परवरा। इसीलिए यहां पे हम लिखे थे पर, क्या लिखे थे, पर। पर से क्या होता है, परवरा नदी। अरे भाई बड़ा मिस्टेक होता है हिंदी मेरा, आराम से, हाँ ठीक है, होता है, होता है। ये हो गया हिंडन, ये हो गया परवरा नदी, परवरा नदी। तो आप कैसे याद रखेंगे, सम बराबर ए डी, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं का कोई मतलब नहीं है, डच है पर, डच है पर का मतलब हो गया कि ड से दस्क नदी, च से चिनाब, पर से परवरा, और है से हिंडन। डच है पर ये भारत में नहीं। और इसके जगह का नाम आप क्षेत्रफल, वो बाउंड्री कैसे याद रखेंगे, तो सूत्का-गेंडोर, मांडा, सम, और आलमगीरपुर और दैमाबाद ए डी, ये आप याद रख लीजिएगा। ये हो गया इसका एरिया जो हम लोगों का बटा हुआ था, कहां से कहां तक है ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, पहले पाकिस्तान हम लोगों में ही था, तो ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। अभी पाकिस्तान आधा ज्यादा भाग इसका पाकिस्तान में जा चुका है, हड़प्पा सभ्यता का बहुत ज्यादा भाग अभी पाकिस्तान में जा चुका है। फिलहाल इसकी विशेषताएं जानते हैं। अच्छा याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था, एक सभ्यता इससे पहले विकसित हुई थी मेसोपोटामियम, मेसोपोटामियम ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है वो है आपका बाबू शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही अभी तक माना जा रहा है, अभी तक माना जा रहा है। नौक नौक जगह कहाँ खोज हो गया तो पता चला कि नहीं भाई यहाँ भी कुछ था। अब धरती के नीचे कहाँ कहाँ क्या क्या है अभी तो खोज जारी है। तो फिलहाल अभी तक यही मानो ना कि विश्व की पहली नगरीय ये सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। अच्छा, मेसोपोटामियम जो था वो पहली ग्रामीण सभ्यता थी, मेसोपोटामियम पहली ग्रामीण सभ्यता थी।
आप ये सब देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, याद रहेगा आपको, वैसे आपको यहीं से याद हो जाना चाहिए। मेसोपोटामियम पहली ग्रामीण सभ्यता थी जो योजनाबद्ध थी। यहाँ की सड़कें, यहाँ के पके पके ईंट से घर बने हुए होते थे, व्यापार होता था, बिजनेस होता था, खेती होता था, क्या नहीं होता था। यहाँ सोना चांदी सब पहनता था लोग। क्या क्या खोज हुआ था आगे हम लोग जानेंगे। चलिए आगे इसकी खोज और उत्खनन सबसे पहले जानते हैं कि इसमें इसकी पहली खुदाई किसने की। किसको किसको पता है कमेंट में बताइए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट बताइए किसको किसको पता है इसकी खुदाई किसने की और कब की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहिनी जी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहिनी। कब किए थे? 1921 में। कब किए थे? 1921 में। ये याद रखिएगा, पहली खुदाई किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहिनी के द्वारा। कब? 1921 में। देखिए पहली बार इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब? 1826 में। पहली बार इसकी जानकारी किसने दिया हम लोगों को? चार्ल्स मेसन ने। कब दिया है? तो 1826 में। सर्वेक्षण, इसका सर्वे कौन करवाया? सर्वे भी तो करवाएगा ना, ये तो बोल के चला गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, वही पाषाण काल का जो एक पुरातात्विक खोज किया था, पुरातात्विक खोज करने वाला अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में सर्वे किया, खोजा कहां कहां क्या है। तो सर्वे करने वाला अलेक्जेंडर कनिंघम। पहली जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन। पुरातत्व विभाग का स्थापना, अच्छा इसका विभाग भी बनाना। अब देखो बिना विभाग बनाए काम होगा। अच्छा बिना विभाग बनाए काम हो जाएगा तो घोटाला कैसे होगा, लूट कैसे होगा, सरकार से ज्यादा पैसा हड़पा कैसे जाएगा। बिहार वाला आएगा 60 लाख रुपया एगो पुल बनाने के लिए, 10 लाख का पुल बनेगा, ज्यादा बोल दिए, 50 लाख गायब। अच्छा इससे ऊपर तो अभी झारखंड जा चुका है। झारखंड का तो बातें यहाँ एकदम अलग है। वहां तो सरकारी नौकरी, भाई आपके पास पैसा है तो आप सरकारी नौकरी कीजिए, अन्यथा सरकारी नौकरी आपका नहीं है। ये झारखंड सरकार एक्साइज वाला, एक्साइज का जो अभी दौड़ करवाया था 10 किलोमीटर में, अरे भाई आपको अगर पैसा लेकर के ही जॉब देना है तो काहे दौड़ करवाते हो। सीजीएल वगैरह में कितना कितना रुपया लेकर के जॉब दिया गया है, बेचारा अभी पकड़ा गया है एगो घूस लेने के चक्कर में। वो आपको पैसा देगा, जो सर अगर पैसा दे करके घूस दे करके वो जॉब लिया है तो क्या वो जनता को लूटना छोड़ देगा? लूट रहा है भाई, झारखंड को बर्बाद कर रहा है। सबसे ज्यादा खनिज झारखंड में। एगो गाना बजा था याद है ना, अब तो भाई आज अलग झारखंड का खैबा शकरकंद, ये गाना बिहार वाला अपने लिए गाया था। अब इस शकरकंद खाने का टाइम झारखंड वाले का आ गया है। सारा खनिज झारखंड में होने के बावजूद झारखंड को चौपट करके रखे है झारखंड की सारी सरकार और इनको सपोर्ट करने वाली झारखंड के जनता। मधुकोड़ा लूट के गए, उसके बाद जितने भी आए हैं पूर तो लूटते ही गए हैं। बिहार में सिर्फ बालू बचा था, वो नहीं बचा था। हमारे यहाँ बालू कोयला क्या नहीं है, सारा खनिज पदार्थ हमारे यहाँ है झारखंड में। उसके बाद भी हमारे यहाँ का जनता गरीबी अवस्था, बस प्रदेश खटने के लिए है। हमारे गांव झारखंड के एक भी गांव में चल जाइए, जवान युवा आपको मिल जाए, युवा को पलायन करने पे मजबूर किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। 10 साल से 15 लगभग एभव हो गया है, पुलिस का जॉब नहीं दिया, सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, एमसीक्यू ला करके पढ़ाई से पूरा का पूरा रुचि उठा दिया है झारखंड सरकार, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन लड़ रहा है अकेला जयराम, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। झारखंड के युवा को जागना होगा, एक अकेला नहीं, सबको मिलकर जागना होगा। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुधारना होगा, झारखंड में एक सटीक सरकार को लाना होगा। वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, काम कुछ भी नहीं होता है ये सरकार के द्वारा। खैर
सबसे पहले खुदाई दयाराम साहिनी जी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का। पहली जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा मिली। सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया। कब करवाया? 1853 में। और इसका विभाग बना, पुरातात्विक स्थापना विभाग स्थापना बना, जिसका हेड बनाने वाले लॉर्ड कर्जन थे, स्थापना करने वाले। 1904 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद पहली बार खुदाई दयाराम साहिनी जी के द्वारा की गई। हड़प्पा में खोज, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा हाँ, एक और बात हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि पत्थरों से हथियार बना, तांबा से हथियार बना। अब देखिए इस हड़प्पा सभ्यता में तांबा प्लस जस्ता या टीन मिला करके कांसा बना दिया गया। कांसा का लोटा प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक गांवों में आपको घरों में मिल जाएगा। झारखंड में हर जगह आपको कांसा का लोटा मिलेगा, कांसा का थाली मिलेगा। थारा बोलते हैं झारखंड में उसको, थारा। वो कांसा, वो दो चीज से मिलके बना होता है, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जस्ता से मिल करके जो तो ये धातु बनता है उसको कहते हैं हम लोग कांसा। तो ये वाला सभ्यता कांसा युग था। यहाँ पे लोहा का खोज अभी तक नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा का खोज यहाँ पे हो चुका था, लेकिन लोहे की खोज यहाँ पे नहीं हुई थी। ये याद रखिएगा। क्या इस सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी? नहीं, यहाँ पे अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। विस्तार मैंने बता ही दिया अभी आपको। इसका विस्तार कहाँ? उत्तर में मांडा और जम्मू कश्मीर, कश्मीर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में सुत्का गेंडोर दशक नदी के किनारे, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास है। हड़प्पा की खुदाई तो दयाराम साहिनी जी ने इसका स्थान पाकिस्तान रावी नदी के किनारे मेन है। हड़प्पा अभी तो सिंधु सभ्यता तो हम लोग पढ़ लिए थे। मेन जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, लेकिन हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये याद रखिएगा। हड़प्पा का खुदाई किसने किया? दयाराम साहिनी ने। कब किए हैं? 1921 में। स्थान हड़प्पा किस देश में? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। खैर, कुछ एमसीक्यू जानते हैं, आगे की क्लास इसमें हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आद ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? आद ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? क्या लिपि नहीं थी? लिपि थी और पढ़ी जा सकती थी। लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी, केवल मौखिक परंपरा थी। बताइए क्या था? आंसर होगा लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। पूछते हैं एकदम राइट। लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। याद रखिएगा, वहां पे लिपि थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समय क्या था? सिंधु सभ्यता का समय क्या था? आप बताइएगा कि ये राइट आंसर हम बताते हैं 2500 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन एनसीईआरटी इसको गलत मानता है। एनसीईआरटी मानता है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ये अब आप देख लीजिएगा कि आपको के बुक में कौन सा दिया हुआ है, वो सही उस हिसाब से आप कीजिएगा। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? किसने की थी? ये आपके लिए HW। आप कमेंट में इसको बताइए। ये आपके लिए HW में बताइए। इसके बाद सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार कौन सा स्थल है? बताओ। मांडा, दैमाबाद, सुत्का गेंडोर, आलमगीरपुर, कौन सा है पूर्वी स्थान में? ये भी है HW आपके लिए। कमेंट में ये बताइए। आप भी मैंने बताया है, कमेंट में। जा पगला गया मेरा मैनेजर भी, कभी कभी पगलाइए जाता है। ये ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये बताओ।
गंगा? अरे ना भाई, यमुना ना, रावी। सिंधु नदी से, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। कौन कौन चाहते हैं कि मैं लाइव आके क्लास करवाऊं? वो कमेंट में मुझे बताएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि मैं लाइव में आकर के एकदम पूर्ण रूप से डिटेल में जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाऊं? और कौन कौन जुड़ेंगे कमेंट में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगता है क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।